हेलो माय डियर फ्रेंड। आज का ये सेशन जो है ज्ञान बिंदु जीके जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट सीरीज का है और ये जनवरी का टेस्ट सीरीज है। और इस तरह से जितना भी टेस्ट सीरीज चलाते हैं वो सारे टेस्ट सीरीज का डिस्कशन इस चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा। सो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, इस चैनल से जुड़े रहें डेली टेस्ट सीरीज के अपडेट के लिए। तो इसमें जो क्वेश्चन है, आज का जो टेस्ट सीरीज है ये साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो बिट्टू झा सर के द्वारा डिस्कशन कराया जाता है, उसी का टेस्ट पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आँख का रेटिना प्रकाश के संवेदी कोशिकाओं की एक परत है। रेटिना में किस संवेदी कोशिका की कमी या अभाव में वर्णद्धता उत्पन्न होती है? तो यह क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह शंकु कोशिका है। वह शंकु कोशिका है। इसमें हमें याद रखना है क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है कि जो इसका सही आंसर है शंकु कोशिका है। यानी इसमें समझना है कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है तब समझो कि वह छोटा ही बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह अपघटन रासायनिक अभिक्रिया है। कैसा है? अपघटन रासायनिक अभिक्रिया है। अपघटन को ही ऊष्मा शोषी कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि जो समतल दर्पण जो होता है अगर प्रतिबिंब को इधर रखते हैं तो दूसरा प्रतिबिंब इधर बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वस्तु के आकार के उल्टा बनता है। यानी क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सही है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, ये भी सही है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, यह भी सही है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें गलत हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन योजक कड़ी के साथ विलुप्त कड़ी के भी उदाहरण हैं? तो इसमें प्रोप्टेरस, पेरिपेटस और आर्कियोपेटिक्स एकिडीना, ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 4 का ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि
आर्कियोप्टेरिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर निम्नलिखित में कौन सा एक धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम है? तो सही क्रम है, तो इसमें ध्यान देना है कि जो घटते क्रम में होता है, यानी सबसे अधिक होता है के कैल्शियम, सोडियम के बाद होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक और लोहा। यानी ये क्या होता है, क्रियाशीलता घटते क्रम में होता है। यानी सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम का होता है, उसके बाद सोडियम का, फिर कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का, फिर जिंक का, फिर फेरस यानी लोहा का होता है। तो इसमें देखना है कि सबसे सही क्रम में कौन सा है। तो सही क्रम में हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन ये इसको इधर एरो को इधर घुमाना, यानी कि के ग्रेटर देन एन ए, यानी ग्रेटर देन डाल देना इसमें, तब ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करा, एक अवतल दर्पण द्वारा बने काल्पनिक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। यह वस्तु से दर्पण की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यानी आवर्धन बराबर सूत्र होता है, आवर्धन को m से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? m से डिनोट करते हैं। यानी कि m इक्वल टू -v/u। m दिया गया है +4 इक्वल टू -v और u दे रखा है 20 सेंटीमीटर। यानी अवतल का जो u और f होता है निगेटिव होता है, तो हम u का मान निगेटिव में लेंगे 20, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि v का वैल्यू आ जाएगा 20 चौके 80 सेंटीमीटर आएगा। v का वैल्यू 80 सेंटीमीटर आएगा, जो प्लस में आएगा। तो दर्पण का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो हम 1/f इक्वल टू 1/v का मान प्लस में आया है 80, और प्लस और माइनस 1/20। एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा -3/80, और तो f को पलट देंगे ऊपर जाएगा, तो इसको बोलेंगे -80/3। यानी 3 से 80 को डिवाइड करेंगे तो -26.2/3 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, रेबीज के वायरस सामान्यतः कुत्ते के शरीर में वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। रेबीज से संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं? यानी जो रेबीज है वह स्तनधारी जीव में प्रचलन करते हैं। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, यानी जो जानवर है इस टाइप में करता है। तो ये अधिकतर ज़्यादातर केस कुत्ते में देखा जाता है। तो समझ लो कि अगर जिस कुत्ते के शरीर में या उसके अंदर यदि रेबीज है तो उसका पहचान होगा कुत्ता अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाना तथा बिना किसी कारण के इधर उधर दौड़ते रहना। देखो पागल कुत्ता रहता है, इधर उधर दौड़ते रहता है, यानी समझ लो उसमें रेबीज है। काट लेगा तो रेबीज हो जाएगा। और दूसरा है कुत्ता सुस्त एवं मौन होकर एकांत स्थान पर बैठे रहे, हुरबो करो कैसू नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये दोनों लक्षण देखा जाता है, और तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। तो इसमें देखना है कि रेबीज का टीके का खोज सर्वप्रथम लुई पास्चर ने किया था। और जिस समय लुई पास्चर टीके का खोज किया था रेबीज का, उस समय एक व्यक्ति को 14 सुई दिया जाता था। कितना सुई? 14 सुई। और वो भी साला पेट में ठोकता था। वो भी कहाँ? पेट में। सोच लो कितना कष्ट होता होगा। इसलिए धीरे धीरे जैसे हर चीज़ में सुधार होता है, उसी प्रकार इसमें भी सुधार किया गया। तो अब वर्तमान में सुधार करने के उपरांत में अब किसी व्यक्ति को काटने के बाद सुई तीन या 5 डोज लगता है, और वो कहीं भी अब ले सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए
कराए नंबर 1, लिटमस पेपर द्वारा अम्ल तथा भस्म की पहचान हो सकती है परंतु उसके शक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, उसके शक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन इसी में 2 कर रहा है कि पीएच स्केल द्वारा अम्ल एवं भस्म की पहचान के साथ साथ उसके शक्ति का भी पता लगाया जा सकता है। इससे कथन 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अब इसमें देखते हैं कि मान लिया जाए कि ये पीएच स्केल हुआ। पीएच स्केल में ये होता है उदासीन वैल्यू होता है। इधर अगर आएंगे और इधर जाएंगे, इधर अम्ल होता है, इधर क्षार होता है। तब मान लीजिए 6, 5, 4, 2, 3 इस तरह से जाएगा। तो जिस अम्ल का मान जितना कम होगा उतना अधिक शक्तिशाली होगा। और 7 और 6 के बीच यानी 6 जो है 7 से 10 गुना, कितना गुना? तो 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। अगर पूछे 5 7 से कितना गुना है तो 10 और 10 दहें 100 गुना है। अगर पूछे 4 7 से कितना गुना है तो 10 20 10 10 दहें 100 100 दहें 1000। यानी 4 जो है 7 के अम्लीय मान से जिसका वैल्यू 4 है वह अधिक यानी 1000 गुना शक्तिशाली है। कहने का सेंस हुआ अम्ल में जो जितना छोटा दिखे वह उतना अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन क्षार में उदासीन वैल्यू से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका 10 गुना शक्ति बढ़ते जाएगा। मान लिया जाए 8, 9, 10 ये 14 तक होता है। तो 7 से 8 कितना गुना है तो 10 गुना। 8 से 9 कितना है 10 गुना। 9 से 10 कितना है 10 गुना। लेकिन 7 से 9 कितना है तो 10 दहें 100 गुना। और 7 से 10 कितना है तो 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। अब इसी में देखते हैं कि यदि अम्ल है तो अम्ल जो है अम्ल वह लाल को नीला करता है, लाल को नीला करता है। लेकिन अम्ल नीला पे डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। उसी प्रकार अगर क्षार है, क्षार भस्म ये सब एक ही होता है। क्षार है तो क्षार नीला को लाल करता है, नीला को लाल करता है। अगर हम क्षार को लाल पे डालें तो कोई परिवर्तन नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन फिलामेंट वाला प्रदीप्त लैंप 20 वोल्ट के अंतर्गत 2.5 वाट पर कार्य करे तो लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसमें 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन में करा है कितना करेगा। तो इसमें जो है फॉर्मूला होता है कि P = VI, P = I²R, P = V²R। ये तीनों शक्ति का ही फॉर्मूला है। तो हम देखते हैं कि यहाँ दिया गया है वोल्ट यानी V = 20 वोल्ट और क्या दिया हुआ है वाट दिया हुआ है यानी P = 2.5 वाट। तो आर हमसे पूछा गया वाट। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि हम यहाँ आई तो नहीं है, पी भी है, आर निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। किस फॉर्मूला का? P = V²/R। P दिया गया है 2.5 = V दे 20 × 20 पॉइंट उड़ाएंगे 10 यानी हो जाएगा 2 2 दूनी 4 पर 3 0 अब बटा 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 चौक 16 यानी 160। कितना आएगा 160 ओम आएगा प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें कह रहा है कुछ ऑप्शन ए कि छोटी आंत का आहार नाल सबसे लंबा होता है। बिल्कुल सही है। जो छोटी आंत होता है इसका लंबाई 6 मीटर होता है। कितना होता है 6 मीटर। और इसका व्यास होता है, इसका व्यास यानी डी होता है 2.5 सेंटीमीटर। ये याद रखना है। यानी अकेले छोटी आंत का लंबाई 6 मीटर होता है। और पूर्णतः देखा जाए आहार की कुल लंबाई तो 8 से 10 मीटर ही होता है। और इसमें भी अकेले छोटी आंत 6 मीटर हो जाता है। क्लियर है। दूसरा कह रहा है कि आहार नाल के छोटी आंत
में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ये भी बिल्कुल सही है, छोटी आंत में पूर्ण होती है। ये भी सही है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है। सी, भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है। यानी कौन सा आंसर मेरा कौन सा होगा? तो आंसर मेरा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अनुपस्थित होंगे? तो इसको बनाना पड़ता है। फॉर्मूला होता है सबसे पहले मोल का, तो बोलेंगे मोल इक्वल टू एक सेकेंड बाबू, एक सेकेंड। हाँ, तो इसको बनाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना है? 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अनुपस्थित हैं? तो इसका जो फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू होता है, यानी कि मोल इक्वल टू होता है दिया गया द्रव्यमान। क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। क्या होता है? आणविक द्रव्यमान। तो हम देखते हैं कि 4.4 दिया गया है और हम कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो कार्बन का होता है 12 दूना 24, यानी कि 24 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दूना 32। अब ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? CO2 होता है। हाँ, कार्बन का होता है, यानी 4.4 दिया है और कार्बन का 6 होता है, 6 दूना 12, यानी कि 12 प्लस 16 दूना 32, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 4.4/4, यानी पॉइंट उड़ाएंगे 10, इससे ही कट गया, यानी कि कितना मोल आया? 1/10 आया। तो 1 मोल बराबर होता है अणु, यानी 1 मोल में होता है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु अणु आयन। तो हम देख रहे हैं कि 1 मोल में इतना होता है, तो 1/10 में कितना होगा? तो इसी में 10 से भाग दे देंगे तो पावर 1 घट जाएगा, ऊपर 23 है, 1 पावर घट जाएगा, तब बचेगा 6.022 गुना 10 के पावर 22 अणु, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 50 ग्राम की वस्तु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे पहले यहाँ याद रखना है कि जो नदी का पानी, यानी जो ऐसे पानी होता है, वो जो ऐसे पानी होता है, पानी यानी जल, नदी वाला जल का जो घनत्व होता है, याद रखना है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जो समुद्र जल होता है, समुद्र जल का घनत्व होता है 1.03 ग्राम मीटर सेंटीमीटर क्यूब। इसको याद रखना है, यानी कि अगर पानी के घनत्व से कम घनत्व रहेगा तो वह तैरेगा और अधिक रहेगा तो डूब जाएगा। तो देखते हैं कि 50 ग्राम और बटा 20 ग्राम, यानी 20 ग्राम, तो हम भाग लगाते हैं इसमें 0 ढाई आएगा। कितना आएगा? ढाई आया। इसका मतलब है कि ढाई आने का मतलब हुआ कि नदी के पानी और समुद्र के पानी दोनों से अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नदी और समुद्र दोनों में ही डूब जाएगा, नदी और समुद्र दोनों में डूब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दोनों में जाकर डूब जाएगा, क्योंकि घनत्व तो अधिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि मनुष्य के किडनी का संबंध किस तंत्र से है? श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से, पोषण से। तो इसका जो किससे है? क्वेश्चन नंबर 13 का संबंध जो है वह उत्सर्जन से है, यानी किडनी से क्या है? उत्सर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आगे, ये सभी स्तनधारी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो स्याही, इसमें इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। डिटेल मतलब कहने का मतलब हुआ कि आप देखिए कि जितने भी करा है
कि निम्नलिखित में विकल्प सुमेलित है। कह रहा है स्याही, यानी कि सब कोलाइडी विलयन होता है। क्या होता है? कोलाइडी विलयन होता है। कोलाइडी विलयन होता है। कोलाइडी विलयन में समझना है बस। और जितना भी कोलाइडी विलयन होता है वह एक मिश्रण है, और मिश्रण में भी किस प्रकार का मिश्रण है? तो वह विषमांग मिश्रण है। विषमांग मिश्रण है। इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि अगर ठोस है, क्या है? ठोस है। हम ठोस में, यानी ठोस हो गया विलेय, क्या हो गया? विलेय। और एक विलायक, यानी ठोस विलेय है और द्रव विलायक है, तो सॉल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? सॉल। और सॉल का एक अच्छा उदाहरण होता है स्याही। क्या होता है? स्याही और रंग, जिसे रंग को पानी में घोलते हैं, तो ये किस प्रकार का मिश्रण होगा? ये सॉल होगा। यदि विलेय द्रव है और विलायक भी द्रव है, यानी कि दोनों द्रव रहे, तो किसका निर्माण होगा? पायस का निर्माण होगा। और जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल है दूध। आप सुन ले जाइए, काहे कि ये लिखावट जो है सही से लिखा नहीं रहा है, तो आप सुनिए और इस बातों पे गौर कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। और तीसरा है कि यदि द्रव को ठोस में मिलाया जाए तो जेल का निर्माण होगा। किसका निर्माण? जेल बनेगा। कि क्या बनेगा? जेल। और जेल का एक सही उदाहरण होता है पनीर। क्या होता है? पनीर होता है। पनीर और मक्खन, पनीर और मक्खन। अगला है यदि ठोस, क्या? ठोस एवं द्रव, यानी ठोस और द्रव को किस में मिलाया जा रहा है? ठोस और द्रव को यदि हम गैस में मिलाते हैं तो वह किसका उदाहरण है? एरोसोल। किसका है? एरोसोल। एरोसोल। एरोसोल का एक अच्छा उदाहरण होता है धुआं। धुआं, धुआं। एक पांचवा मिश्रण है। पांचवा, यदि गैस, यानी गैस को किस में मिलाया जा रहा है? ठोस में मिलाया जा रहा है या द्रव में मिलाया जा रहा है? किस में? द्रव में। तो किसका निर्माण होगा? तो फोम का निर्माण होगा। किसका होगा? फोम। जिसका एक सही एग्जाम्पल है स्पंज। स्पंज या साबुन का झाग। साबुन का झाग। अब मैच कराते हैं। अब मैच कराते हैं। चलो देखते हैं कि कौन कौन सा सही है। कह रहा है कि स्याही। स्याही एक सॉल है, बिल्कुल सही। दूध एक पायस है, बिल्कुल सही। मक्खन एक जेल है, बिल्कुल सही। पर धुआं एक फोम है, नहीं, धुआं फोम नहीं है। धुआं क्या है? तो धुआं एरोसोल है। ये गलत हो गया। यानी कौन सा गलत हो गया? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि डायनेमो। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि डायनेमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल सही कह रहा है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का ही दूसरा पॉइंट कह रहा है कि डायनेमो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नहीं, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है। ये जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। इसका मतलब केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अमाशय जो है, अमाशय रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यानी अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। बिल्कुल सही है। चाय में टैनिक होता है। विटामिन सी में सिट्रिक नहीं होता है। विटामिन सी सिट्रिक नहीं होता है। इसमें एब्सॉर्बिक एसिड होता है। यानी ये वाला गलत हो जाएगा। और लाल चींटी में फॉर्मिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक, लोलक मतलब हुआ कि मान लीजिए 1 2 3, यानी आवर्तकाल होता है। जब यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर बीच वाला पॉइंट में आएंगे, उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। तो और एक चीज़ में समझो कि ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान निम्नतम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आवर्तकाल कौन सा किस पर निर्भर करेगा? यानी ध्रुवों से अधिक विषुवत रेखा पर होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा दोलन कहाँ होगा? तो ध्रुवों से अधिक विषुवत रेखा पर होगा, क्योंकि यहाँ जी का मान कम होता है, इसलिए ज़्यादा मतलब झूलेगा।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, या मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन इसी का दो सा कर रहा है कथन कि मुकुलन द्वारा केवल एक कोशिकीय जीवों में ही जनन होता है। नहीं, यहाँ आप लोग विशेष ध्यान से समझिएगा कि मुकुलन जो है वह मुकुलन जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों के लिए प्रजनन करता है। और अलैंगिक का अर्थ होता है कि मान लिया जाए केवल एक ही जीव हो और वह अपने जैसा संतान उत्पन्न करे, वह अलैंगिक कहलाता है। और लैंगिक जनन में होता है एक मादा और एक नर होता है, जब तक दोनों नहीं मिलता है तब उसके जैसा कोई संतान उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन अलैंगिक में अकेले अकेले संतान उत्पन्न कर लिया जाता है। वही कह रहा है कि मुकुलन जो है एक कोशिकीय में नहीं, मुकुलन एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में करता है। और जो हाइड्रा होता है पूछा जाता है, तो हाइड्रा जो होता है हाइड्रा बहुकोशिकीय होता है। और ईस्ट जो होता है ईस्ट केवल एक कोशिकीय होता है। इस चीज़ को समझने का प्रयास करें, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक पाचक एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल सकता है। तब मात्र एक है लाइपेज वसा को पचाता है। लेकिन जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को पचाता है। यानी ये दोनों किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। और एमाइलेज जो है एमाइलेज है वह कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और ग्लाइकोजन को पचाता है। यानी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च और एमाइलेज को पचाता है। तो केवल और केवल वसा को कौन? तो लाइपेज। केवल और केवल वसा को कौन पचाएगा? लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु है, यानी एल्कली मेटल है। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि आवर्त सारणी में जो पहला वर्ग होता है, जो वर्ग 1 होता है, उसमें जितने तत्व आता है यानी कि हेलिना करे रब से फरियाद, उस सभी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन एक होता है। उसे हम क्षार धातु कहते हैं। यानी कक्षा को गिनती करेंगे। जैसे 1 के कक्षा को दर्शाता है, 2 एल कक्षा को दर्शाता है, 3 एम कक्षा को दर्शाता है। इसी प्रकार से हमें समझना है किस कक्षा में। तो देखो अंतिम में तीसरा कक्षा है और 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्षार धातु है। दूसरा में करा है कि देखो यहाँ 3s और 3p है, इसका मतलब ये 3 कक्षा में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब ये वाला क्षार धातु नहीं है। ये 4 में x में यानी 1 है, क्षार धातु है। ये वाला भी देखो लास्ट में दूसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्षार धातु है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्योंकि कक्षा 3 और 3 यानी 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन अंतिम में आ जाएगा। इसी को निर्जन जोड़ी बोलते हैं या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जिस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसे क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में एल्कली मेटल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल। देखो फ्री फॉल इस तरह होता है, फ्री फॉल इस तरह होता है, यानी कि ऊपर से जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो देखो v का मान ऊपर जाते जाते जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? v घटते जाएगा, यानी 0 होगा। और 0 होने के बाद वो पुनः हुआ नीचे गिरेगा और नीचे जैसे जैसे आएगा वो वैसे वैसे बढ़ता है। एक मतलब नीचे पॉजिटिव ग्रेविटी होगा और ऊपर निगेटिव ग्रेविटी होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
कि गति का वेग धीमी होती जाती है, बिल्कुल सही है। गति तेज होती जाती है, नीचे आएगा, तेज होते जाएगा, नहीं फ्री फॉल का मतलब हुआ ऊपर नीचे। और गति का वेग एक समान रहता है, ये भी सही है। कह रहा इनमें से कोई नहीं, अगर मतलब इनमें से कोई नहीं, सब सही है। क्लियर? गति करती है तब, यानी कि कह रहा है कि जब वस्तु ऊपर की ओर गति करती है तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी इससे कोई रिलेटेड नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्विबीजपत्री पौधों में रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं और पत्तियों पर पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है एक बीजपत्री पौधों में ये पत्तियों की दोनों सतह पर पाए जाते हैं। और 3 में कह रहा है जलोद्भिद पौधों के पत्तियों में रंध्र नहीं होता, यानी जो पानी में पौधा पाया जाता है उसके पत्ती में रंध्र नहीं होता है। चलो इसको बढ़िया से समझा जाए कि आवृत बीजी, यानी कि आवृत बीजी एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी का पहचान हम कैसे करेंगे। आवृत बीजी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है कि एक बीज, यानी कोई बीज के अंदर में एक बीज पत्री हो, और अगर कोई में 2 बीज पत्री हो तो जैसे चना हो गया, ऐसे पहचान कर सकते हैं। एक बीज पत्री में एक ही बीज होगा, जैसे मकई हो गया। और दूसरा पहचान करेंगे जड़ से, यानी कि इसका जड़ ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगा एक बीज पत्री का, इस तरह इसको बोलते हैं रेशेदार जड़। कैसे, क्या बोलते हैं? रेशेदार जड़। लेकिन जो द्विबीजपत्री होता है उसका जड़ इस तरह से फैलता है, इसको बोलते हैं मूसला जड़, मूसला जड़ बोलते हैं। पहचान करने का 2 नियम हो गया। तीसरा नियम है कि जो एक बीजपत्री होता है उसके बीच का भाग खोखला होता है। कैसा होता है बाबू? खोखला होता है, खोखला होता है। इससे भी पहचान कर सकते हैं, जैसे मान लो अंडी हो गया, बांस हो गया, ये सब किसका कैसा है? एक बीजपत्री है, यानी कि इसका खोखला भाग होता है, इससे पहचान हो गया। और जो द्विबीजपत्री होता है उसका अंदर का भाग ठोस होता है, जैसे कि अमरूद हो गया, आम हो गया, ये सब का जो तना होता है कैसा होता है? ठोस होता है, तना जो है ठोस होता है। और एक पहचान करेंगे कि जो एक बीजपत्री होता है उसके पत्तियों का आकार इस तरह से होता है, इस तरह से आकार होता है। लेकिन जो द्विबीजपत्री होता है उसके पत्ती में बीच में एक सिरा होता है, यानी आवृत बीजी में पौधों को बांटने के 4 तरीके बता दिए गए हैं। तो बताओ इसमें कौन सा सही होने जा रहा है? तो इनमें से 22 का इनमें से सभी, यानी तीनों सही होगा, इनमें से तीनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का 0.5 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सीधे की ऊपर उच्चतम बिंदु। देखो जब फ्री फॉल में अगर कहा जाए तो उच्चतम बिंदु, यानी कि हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? हाइट निकालने के लिए हम mgh का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? mgh का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखो h बराबर, यहाँ से निकालेंगे h बराबर फॉर्मूला होता है u²/2g, और g का मान 10 लेंगे। ऐसे नहीं दिया रहे तो 9.8 लेंगे, लेकिन बना दो पॉइंट के इधर उधर आंसर आएगा। तो समझ लो कि h निकालने के लिए यहाँ निकालेंगे हम 20 गुना 20 अब बटा 2 गुना 10, तो 10 दूनी 20, यानी ऊंचाई निकल गया मेरा ऊंचाई कितना निकला? h = 20 मीटर ऊंचाई निकल गया। तब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी EP बराबर mgh। इसका मतलब m दिल है 0.5 ग्राम गुना g का मान 10 गुना h का मान 20। तो पॉइंट उड़ाएंगे 10 से 10 कट गया 20, और गुना कितना बचा है? हाँ 5 और 0 तो कटिए गया, 5 गुना 2 यानी कितना आएगा? 5 दूना 10 आएगा। कितना आएगा? 5 दूनी 10 जूल आएगा, 5 दूनी 10 जूल आएगा। क्योंकि ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो अपना सॉल्यूशन कर लेना कि 0.05 गुना 10 और गुना 20, पॉइंट उड़ाएंगे 2 को 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 जूल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 24 करा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी से घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। हम ध्यान देना कि सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम लोग जल में घुलाएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा H2SO3 बनेगा, यानी कि H2SO3 बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन ए सही आंसर। अब यहाँ समझते हैं H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसे अम्ल का राजा भी कहते हैं। और क्वेश्चन सी जो है, कोई ऑप्शन सी में इसको ऑलियम कहते हैं। इसका क्या नाम है? ऑलियम नाम है, ऑलियम। क्या नाम है? ऑलियम। और ऑप्शन डी में H2S2O8 हम लोग इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है मार्शल अम्ल। क्या कहा जाता है? मार्शल अम्ल। ये सब याद रखने की चीज़ है। और H2SO3 जो है, जो मेरा सही आंसर था, उसको क्या कहते हैं? अम्ल रस कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल रस कहते हैं, याद रखना। और इसको अम्ल रस कहते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक रस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सल्फ्यू रस कहते हैं, सल्फ्यू रस कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 करा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो करा थैलोफाइटा कवक है, यानी कि कवक, ये गलत है, ये गलत, यही मेरा सही आंसर है। ब्रायोफाइटा मॉस, टेरियोफाइटा फर्न, जिम्नोस्पर्म पाइनस, यानी कवक नहीं होगा, कवक नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 25 तो शैवाल होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? यानी थैलोफाइटा में कौन आएगा? शैवाल आएगा। कौन आएगा? शैवाल आएगा, कवक नहीं आएगा। तो इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नाभिक में सोने का पत्थर लिया था, बेरियम का प्रतिघात अल्फा कण से कराया था। क्वेश्चन नंबर 27 में कराए यदि एक 60 वाट तथा 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, एकदम ध्यान से समझना, कभी नहीं भूलोगे। देखो, जब श्रेणी का चर्चा हो, किसका चर्चा हो? श्रेणी का हो, तो श्रेणी में जो कम होता है वो ज़्यादा लाइट करता है, और जो अधिक होता है, जिसका पावर अधिक होता है, वह कम लाइट करता है। बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि श्रेणी क्रम में 1 ओम लाइन 2 सब में चल जाएगा। तो जो ज़्यादा पावर का है वो मिलेगा कम पावर, तब भुकभुकाएगा, कहेगा अरे चोटा इतना सा हमारा की होगा। लेकिन जो कम पावर का रहेगा वो कम में जाएगा, उतने मुँह धड़क जाएगा, कहेगा मज़ा आ गया। बात समझ में आया? लेकिन अगर इसी को समांतर में डाल दिया जाए, किस में डाल दिया जाए बाबू? समांतर में डाल दिया जाए, तो जस्ट उल्टा होगा। यानी जो कम वाट का होगा वो कम लाइट करेगा, और जो अधिक का होगा वह अधिक लाइट करेगा। बिल्कुल यही सही है, और इसे बढ़िया से दिमाग में आप लोग रखिए, कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं। वादा करते हैं आप लोग से, इस चैनल से आप जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, 27 हो गया, 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, कह रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना को किसने विकसित किया? तो इसमें विकसित किसने किया? तो अर्नेस्ट किसने किया? हाँ, तो देखें, कर रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट, यानी क्वेश्चन नंबर 28, जैव विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना को किसने विकसित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्मन मायर्स। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि क्षार धातु का आयनन विभव अति उच्च होता है, ये गलत कर रहा है। क्षार धातु का आयनन विभव कम होता है, और अक्रिय गैस का आयनन विभव अति निम्न होता है। नहीं, इसका अधिक होता है, यानी उल्टा बोल दिया। इसका मतलब 9 तो 1 होगा और 9 ही 2 होगा। सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि 10 केजी की वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, इसका मतलब फ्री फॉल का चर्चा हो रहा है। तो इस पर कार्य करने वाले बल का परिमाण क्या होगा? तो कार्य करने यानी W बराबर, डायरेक्ट इसको निकालेंगे, W बराबर mg सूत्र होता है। इसका मतलब m दे रखा है 10 केजी और गुना g का मान हो जाएगा 9.8। जब दिया नहीं रहे तो 9.8 का प्रयोग करेंगे, यानी पॉइंट उड़ाएंगे 10 से 10 कट गया 9.8 को यानी 98 कितना आएगा? तो इसका सही आंसर आएगा 98 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि किसी लेंस का प्रकाशीय केंद्र वह बिंदु होती है जिससे आपतित प्रकाश की किरणें चल जाए, यानी बिना विचलित हुए गुजर जाती है। बिना यानी कोई लेंस लेते हैं, मान लीजिए ये लेंस हो गया पॉइंट, अगर किसी भी लेंस के केंद्र से प्रकाश को भेजते हैं तो वह बिना विचलित हुए गुजर जाता है। मान लीजिए एक लेंस और लेते हैं, इसमें भी अगर केंद्र से गुजारेंगे तो विचलित नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिना विचलित हुए गुजर जाती है, यानी कि कौन सा सही होगा? बिना विचलित, यानी किसी भी लेंस के केंद्र से अगर प्रकाश को भेजेंगे तो वह विचलित नहीं होगा, वह गुजर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया 32। क्वेश्चन नंबर 32, तो देखिए 32 में करा है कि किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ा दिया जाए। ऐसे ये बनाना पड़ता है, इसका फॉर्मूला होता है कि परसेंट वृद्धि, यानी वृद्धि क्या होता है? वृद्धि परसेंट बराबर होता है 2p माइनस p बटा p गुना 100। 2p में p गया यानी कि p बटा p गुना 100, p से p कट जाएगा यानी 100%। कितना होता है? 100%, यानी कि 100% आंसर आएगा। अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 300 है तो उसके वेग क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से, कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से। हम देखते हैं तुरंत कि पदार्थ के संवेग होता है, संवेग m भी होता है अब बटा v होता है, v से भी कट गया, क्या मिला? m मिला। इसका मतलब क्या मिलेगा? ड्रामा एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये सब बिल्कुल परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है और 100% आता है। तो क्या मिलेगा? द्रव्यमान मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित में किस ईंधन गैस का प्रधान अवयव कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन होता है? एकदम विशेष ध्यान देना इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कितना? 34 में कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस, भाप अंगार गैस, प्राकृतिक गैस, कोल गैस। एकदम इसमें बारीक बारीक समझना है कि प्रोड्यूसर गैस, इसका जो सही आंसर होगा वह प्रोड्यूसर गैस होगा। यानी कि प्रोड्यूसर गैस में कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहने का मतलब हुआ CO और प्लस H2 होना चाहिए। तो CO प्लस H2 किस में होता है? तो कार्बन प्रोड्यूसर गैस में होता है। और जो भाप अंगार गैस होता है इसमें जल वाष्प, ये कैसे बनता है? तो जल वाष्प से बनता है। कैसे बनता है? जल वाष्प से। और जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस में 80% से ऊपर, कितना? 80% से ऊपर मीथेन होता है, CH4 होता है। और एक कोल गैस जो है, कोल गैस में होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस CH4 होता है। ये तीनों किस्म होता है कोल गैस में। एक चीज़ और समझिए कि जो भाप अंगार गैस प्राप्त किया जाता है, यानी भाप अंगार गैस को कैसे प्राप्त किया जाता है या कैसे बनाया जाता है? तो यानी कि लाल तप्त क्या बोले? लाल तप्त कोक यानी कोक अगर बहुत लाल है, कोक जो बहुत लाल एकदम से बहुत हीट है, तो अगर उस पर हम जल गिराएंगे, क्या गिराएंगे? जल गिराएंगे या जल वाष्प, तो जल गैस का निर्माण होगा। और यदि वही बहुत ज़्यादा गर्म रहे और उस पर वायु को गिराएंगे तो प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि माणिक का लाल रंग, माणिक होता है रत्न, क्या होता है? रत्न, आभूषण वगैरह जो होता है रत्न, अंगूठी जड़ होता है, नल होता है। माणिक का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन 36, तपेदिक के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही है? नहीं है। कह रहा यह रोग एक प्रकार के बैक्टीरिया से होता है, बिल्कुल सही है।
कह रहा है कि उस रोग में सामान्यतः फेफड़ा परिजन, बिल्कुल सही है। कह रहा है यह तीव्रता से फैलना यानी थूक खखार से फैलता है, यह भी सही है। तो कह रहा है इस रोग से बचाव हेतु टेब का टीका नहीं, इस रोग के बीसीजी बच्चा में लगाया जाता है, ऐसे ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि यही वाला सही नहीं है। मेरा मतलब है कि आंसर इसका सही होगा, इसका आंसर डी होगा। कौन सा होगा? डी आंसर सही होगा। ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि कवक के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? तो यह स्वपोषी होता है, बिल्कुल यही सही है, यही स्वपोषी यानी ये सही है, ये मेल नहीं है। बाकी सब है, यह मृत जीवी होता है, यह स्वजीवी होता है, यह परजीवी होता है। और कवक क्लोरोफिल होता है। कवक में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, कवक में क्लोरोफिल होता है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है जियोमेज। जियोमेज मक्का में होता है, जियोमेज मक्का में होता है, जियोमेज मक्का में होता है। ऑप्शन बी में कह रहा है ओजिया सेटाइवा, ओजिया सेटाइवा या सरसों, नहीं सरसों में नहीं होता, यानी यही सही आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। ओजिया सेटाइवा जो किस में होता है? या धान या चावल में होता है। अब बाकी हॉर्डियम बुगलेयर जौ में होता है, टिटियम एस्टिवम गेहूं में होता है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है पौधों में जल का परिवहन किस उत्तक के द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम द्वारा फल का होता है। अब फ्लोएम जो है वह सभी दिशा में होता है, किधर होता है? सभी दिशा में होता है, लेकिन जाइलम केवल नीचे से ऊपर जाता है, जाइलम केवल नीचे से ऊपर जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा में होता है, बिल्कुल सही है। बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा के क्षय दर में कमी आती है, नहीं कमी नहीं आती, इसमें भी बढ़ेगा। इसका मतलब है ऑप्शन केवल एक सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 40, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि फेरस के साथ यदि जल को मिलाया जाए तो फेरस टेट्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीकारक होता है। इसका मतलब कर रहा है कि इसमें ऑक्सीकारक कौन सा है? तो देखो ऑक्सीकरण जो बनाता है, जिसमें ऑक्सीजन लगा रहे वही ऑक्सीकरण कहलाता है, और वह जिसमें मिलता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। इसका मतलब फेरस ऑक्सीकरण नहीं है, लेकिन अभी क्रिया के बाद वह ऑक्सीकरण हो गया, तो उसको करने वाला कौन है? तो करने वाला हाइड्रोजन यानी जल है। करने वाला कौन है? H2 है, करने वाला H2 है। जो करवाता है वही ऑक्सीकारक कहलाता है, और जिसमें होता है वह ऑक्सीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 की एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन करवाता है, नहीं ये बसा यानी एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा पदार्थ है जो बसा युक्त खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाता है, यानी कि बसा युक्त खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का निम्नलिखित में पीएच मान न्यूनतम यानी सबसे कम किसका है? तो अमाशय रस का 1.5 लमसम होता है, 1.5 लमसम होता है। और ये जो लार है, लार को क्षारीय तरल पदार्थ कहा जाता है, यानी लार को क्षारीय तरल पदार्थ कहा जाता है, जो टाइलिन नामक ग्रंथि से उत्पन्न होता है, जो टाइलिन नामक ग्रंथि से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 एसिटिक अम्ल जो को जल के साथ मिलाने पर क्या होता है? एसिटिक अम्ल को अगर हम जल में मिलाएंगे तो वह घुल जाएगा, जिसका आयनन क्षमता बहुत ही कम होता है, वह क्या होगा? घुल जाएगा, और इसका आयनन क्षमता बहुत ही कम होगा, आयनन क्षमता बहुत ही कम होगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में मानव निर्माता प्राथमिकता उपलब्ध नहीं, इसमें दोनों होगा, यानी कि एक मनुष्य जो है वह शाकाहारी भी हो सकता है और मांसाहारी भी हो सकता है, यानी प्राथमिक द्वितीय दोनों हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 46, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इंटेमोलॉजी कहा जाता है, इंटेमोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक नहीं है तो या पेशीय है जो संयोजी ऊतक नहीं है, बाकी लिंगामेंट, उपास्थि, अस्थि ये सब संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कराए कांवर झील बेगूसराय, बहुत अच्छा। नागी नालंदा में नहीं है, नागी डैम जो है वह नालंदा में नहीं है, यानी कि नागी और नकटी दोनों कहाँ है? जमुई में है। उदयपुर पश्चिम चंपारण में, उदयपुर पश्चिम चंपारण में है, यानी ऑप्शन इसका कौन सा गलत है? तो बी। 49 नंबर, कराए 126 किलोमीटर की चाल से कोई पत्थर सीधे ऊपर से नीचे फ्री फॉल की चर्चा हो रहा है, यानी मुक्त अवस्था की, तो पत्थर द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई, यानी ऊंचाई निकालना है। तो बताए थे ऊंचाई निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो H बराबर फॉर्मूला होता है u²/2g। इसका मतलब u का मान सबसे पहले 126 को बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तब 5/18 सते 26 से, यानी 7×5=35 आया। H = u²/2g। इसका मतलब u का मान आया 35 × 35/2 × 10। काटो इसको, तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, यानी कि इसको हल करेंगे तो h का मान जो आएगा वह 61.5 मीटर आएगा, यानी कि फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना है। कितना आएगा इसका आंसर? 61.5 आएगा, 61.5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ल्यूमेन हॉक किया था। धन्यवाद। इस चैनल से जुड़े रहें। इसी तरह के ज्ञान बिंदु से या और बीपीएससी, बीएसएससी यानी बिहार स्टेट से जितने रिलेटेड एग्ज़ाम है, रेलवे से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम है, सबसे संबंधित क्वेश्चन इसी तरह से इस चैनल पे उपस्थित कराया जाएगा। धन्यवाद।